जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से उत्प्रेक्षा क्लासेज में। इस वीडियो में हम सभी जो है क्लास 10th हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का जो यह पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हम सब पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले हम सभी देख चुके हैं इटली का एकीकरण जो है किस प्रकार हुआ। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की जो है बहुत बड़ी भूमिका है। तो बिस्मार्क के बारे में जानने वाले हैं। बिस्मार्क जो जर्मन डायट में प्रसा में प्रतिनिधित्व हुआ करता था, परम से ही हिंगेल के विचारों से प्रभावित था और जर्मन सांसद जिसे डाइट में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देते आ रहा था। और यहाँ पर आप समझेंगे बिस्मार्क जो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ पर थे काम करते हुए, तो डाइट जो प्रस्था था वहाँ पर जो है सांसद के रूप में काम कर रहे थे। यह जो है सबसे ज़्यादा जो प्रभावित था कौन सा, तो हिंगेल। हिंगेल कौन था, तो आप सभी को याद रखना यह दार्शनिक था। इसके विचारों से सबसे ज़्यादा प्रभावित था और यह जो है जर्मन सांसद से भी अपनी सफल जो कूटनीति होता है, कूटनीतिक यानी जो भी राजनीतिक पहलू होता है वो सभी का परिचय देते आ रहा। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण में प्रयास में जुट गया था। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे वह जो है निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता था और जर्मनी के एकीकरण में जो है एक साथ जर्मनी को बहुत जो अलग अलग 300 छोटे बड़े राज्य में जो विभाजित था उसको जो है एक साथ एकीकरण के लिए जो है एकजुट करने की तैयारी कर रहा था। आगे देखेंगे उसकी जो है कूटनीति सफलता थी, चाहे वह उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी हो, सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे यह जो है कूटनीतिक सफलता थी, जिसे चाहे लोग जो है इसे उदारवादी समझे, चाहे इसे राष्ट्रवादी बोले या इसे कट्टरवादी बोले, चाहे इसे राष्ट्रवादी बोले, सभी के विचारों में यह जो है समर्थन करते थे, सभी को समझते थे। आगे देखने वाले बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझा था। और यहाँ पर बिस्मार्क जो थे जर्मनी के एकीकरण के लिए किसे समझे, तो सैन्य जो शक्ति होता, आर्मी का जो शक्ति होता उसे समझे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बिस्मार्क का पिक्चर है और देखेंगे। अतः इसके लिए उसने जो है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। और यहाँ पर आप सभी को समझना है इसके इन्होंने जो है किस नीति का अवलंबन किया था, तो रक्त और लौह की नीति की अवलंबन किया था। इसका जो तात्पर्य था, रक्त और लौह नीति का जो तात्पर्य था, सैन्य के जो भी उपाय है, सैन्य जो भी उपाय उसका जो है इसी से जो है जो भी आर्मी है, सेना है, इसी से जो है इसका जो है एकीकरण होना संभव हो पाएगा। उस देश अपने में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी और उसने जो अपने देश भर में पूरे भी जो है अनिवार्य सेना लागू कर दिया था। यानी जो है इस देश में जो भी लोग रह रहे सभी को जो है सेना के रूप में अनिवार्य मान लिया था। आगे देखेंगे कालांतर में उसने जो है 1830 के ऑस्ट्रिया प्रसा संधि का विरोध करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे उन्होंने जो है 1830 ईस्वी में जो है किस संधि का विरोध कर दिया था, तो ऑस्ट्रिया और जो प्रसा के बीच जो संधि हुआ था कब, तो याद रखना आप सभी को 1830 ईस्वी में इसको क्या कर दिया था, तो विरोध कर दिया था। आगे देखेंगे जिसपे जो प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था, इस कारण जो अब प्रसा के नेतृत्व में जनवरी एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी है। और यहाँ पर आप समझेंगे जिस प्रकार जो है जिसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था और इसी कारण जो है प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण का जो है भावना जोर पकड़ने लगा यहाँ के सभी जो भी व्यक्ति रहते थे उस सभी के अंदर। आगे देखेंगे बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रसा की सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण जो है प्रसा ऑस्ट्रिया किसी भी मायने में जो है कम नहीं रहा। और यही जो इसके अंदर जो संकल्प था बिस्मार्क जी के अंदर नीति का जो है प्रसा का क्या किया, तो यही कारण जो है प्रसा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इन सभी के मायने जो है इन्हें नहीं रखते हैं। आगे देखेंगे तब जो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1834 ईस्वी में स्लेस्विग और जो हॉस्टिलिन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर जो है आक्रमण किया था। और यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे इसी जो विवाद को लेकर इसी के कारण जो है तब जो है बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ ऑस्ट्रिया और जो है यहाँ पर क्या इसके साथ मिलकर जो है यहाँ पर 1834 ईस्वी में जो है जो जगह था यहाँ पर आप सभी को याद रखना स्लेस्विग था, दूसरा हमारा हॉस्टिलिन था, इन दोनों राज्य के मुद्दे को लेकर जो है डेनमार्क पर क्या कर दिया था, तो आक्रमण कर दिया था। आप सभी याद रखेंगे कब जो है आक्रमण किया गया था डेनमार्क पर, तो 1864 ईस्वी को। और किस किस जगह पर किया गया था, किस दो राज्य पर किया गया था, तो स्लेस्विग और दूसरा हमारा हॉस्टिलिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे क्योंकि उनमें डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद जो है स्लेस्विग प्रसा के अधीन हो गया और जो है हॉस्टिलिन जो है ऑस्ट्रिया से प्राप्त हो गया।
और यहाँ पर जो क्या हुआ, दो राज्य पर आक्रमण किया, अटैक किया। तो यहाँ पर इसका जो है किसका जो है वहाँ पर नियंत्रण सबसे ज़्यादा था, तो डेनमार्क का जो है उस जगह पर, दो जगह पर नियंत्रण था। तो जीत के बाद जो है स्लेस्विग जो है प्रसा के अधीन चला गया। जीतने के बाद जो है स्लेस्विग किसके साथ चल गया, तो प्रसा के साथ चल गया। और दूसरा जो हमारा हॉस्टिलिन जो था वो ऑस्ट्रिया को प्राप्त हो चुका है। चूंकि इन दोनों राज्य में जो है जर्मनी की संख्या अधिक थी, अतः प्रसा ने जो है जर्मनी राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह में फैला दिया। और यही कारण है, यही चूंकि जो है राज्य में जर्मनी की संख्या क्या था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक था। फरसा ने जो है जर्मनी राष्ट्रवादियों की भावना को क्या कर दिया था, तो यहाँ पर भड़का दिया था, जिसके कारण जो वहाँ पर विरोध फैल गया था, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना प्रसा को क्षेत्र में पार करते हुए जाना था। और प्रसा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा जो है करने से रोक लगा दिया था। जो है कुचलने के लिए यहाँ पर ऑस्ट्रिया की सेना कहाँ जाना चाहता था, तो फरसा के क्षेत्र में जाना पड़ता था। लेकिन जो है प्रसा ने जो ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से क्या कर दिया था, रोक लगा दिया था। आगे देखेंगे, यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना जो है अवश्यंभावी था, परंतु वह जो ऑस्ट्रिया के आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। और यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत जो है ऑस्ट्रिया युद्ध करने में जो है क्या था, जो है अवश्यभावी हो गया था, परंतु जो है ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। कौन करना चाहता था, यही बिस्मार्क। अतः पूर्व में जो उन्होंने फ्रांस से समझौता कर लिया था, ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे। और यहाँ पर जो दोनों जो देश था, दोनों जो राज्य था, दोनों के बीच क्या हो गया था, उस समय फ्रांस से लेकर जो है समझौता हो गया था। बोला था जैसे ही हम ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध करेंगे, तुम जो है बीच में न्यूट्रल रहना, दोनों के पक्ष नहीं जाना, तुम आराम से शांति से रहना इस युद्ध में। आगे देखेंगे, इसके लिए जो उसने फ्रांस को जो है कुछ क्षेत्र देने का वादा भी कर लिया था। यही कारण था, क्या बोला था, तुम बीच में ऐसे ही रहना, हम दोनों जो है जैसे ही अटैक करें, आक्रमण करें, तो आपको जो है बीच में कुछ नहीं करना। और यहाँ पर वादा भी कर दिया था, क्या, जो फ्रांस के कुछ जो क्षेत्र है आपको हम दे देंगे। आगे देखेंगे, बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर एमोनियन से भी संधि कर लिया था, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया फरसा के युद्ध में इटली ऑस्ट्रियाई क्षेत्र में आक्रमण कर देगा। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे, इटली के जो शासक थे कौन थे, तो विक्टर एमोनियन, इनसे भी क्या कर दिया था, तो बिस्मार्क जी जो है अपना संधि कर लिया था। देख सकते हैं जर्मनी के लिए जो चारों साइड के जो भी बड़े बड़े राज्य थे, उन सभी से अपना क्या कर रहा था, संधि कर रहा था। यहाँ पर जो देखेंगे तो विक्टर एमोनियन से भी संधि कर लिया था, और बोला था ऑस्ट्रिया और प्रसा युद्ध में जो है इटली ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में आक्रमण जो है कर देगा। तो यहाँ पर इसको भी बोला कुछ नहीं करने के लिए। अंततः अपने अपमान से जो है शुद्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में फरसा के खिलाफ सेडान के युद्ध की घोषणा कर दी। और यही कारण जो है, यही अपमान को देखते हुए ऑस्ट्रिया ने जो है 1866 ईस्वी में जो है परसा के खिलाफ में जो है कौन सा युद्ध की घोषणा कर दी, तो स्वेडेवा के युद्ध की घोषणा कर दी। तो आप सभी को याद रखना। आगे देखेंगे, ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह जो है पराजित हो गया। इस तरह जो है ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्र पर प्रभाव जो है समाप्त हो गया। इस तरह जर्मनी का एकीकरण 2/3 कार्य हो गया। तो इस तरह जो है ऑस्ट्रिया क्या हो गया, बीच में फंस के बेचारा जो हार गया। इस तरह ऑस्ट्रिया के जो भी जर्मनी वाला क्षेत्र था, उसके प्रभाव जो वहाँ पर आप क्या हो गया, तो समाप्त हो गया। अब वहाँ पर वो कुछ कर ही नहीं सकता। जिस तरह जो है आप देखेंगे, जर्मनी जो है 2/3 कार्य जो है अपना क्या कर लिया था, तो पूरा कर लिया। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर रहा था। और यहाँ पर आप समझेंगे, जो 3 जो इलाका था उसमें क्या हो गया था, इसका जो है हो गया था। बाकी जो एक हिस्सा बचा था, बाकी जो शेष बच रहा था जर्मनी के एकीकरण के लिए, तो फ्रांस के साथ जो युद्ध करना अब क्या हो गया था, इसको आवश्यक हो गया, जरूरी ही हो गया था। अगर युद्ध नहीं करता तो जर्मनी का एकीकरण क्या हो जाता, यहाँ पर नहीं हो पाता। तो क्योंकि जर्मनी के जो दक्षिणी जो राज्य थे, उसके जो रियासत थे, इस मामले में जो है फ्रांस क्या कर रहा था, वहाँ पर बार बार जो है अटैक करता था, उससे जो है हस्तक्षेप करना चाहता था। आगे देखेंगे, इस समय जो है स्पेन की जो है राजगद्दी मामला उभर गया था। और इसी समय देखेंगे, जो स्पेन था, इसमें जो है राजगद्दी को लेकर जो है मामला उभर रहा था, जिस पर जो है प्रसा के राजकुमार स्वाभाविक दावेदारी थी। परंतु जो है देखेंगे, फ्रांस ने इस दावेदारी को खुलकर विरोध किया और प्रसा के इस संदर्भ में लिखित वादा मांगा। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे, जिस प्रकार देखेंगे उधर जो है यहाँ पर मामला क्या हो गया था, हस्तक्षेप कर रहा था फ्रांस। इस समय स्पेन की जो राजगद्दी थे, इसके लेकर जो है मामला पूरे जो है उभर चुका था, जिस पर प्रसा का राजकुमार जो है स्वाभाविक जो दावेदारी कर रहा था वहाँ को लेकर। परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का जो है क्या कर दिया, तो वो बोल रहा था, राजा ये जो हमारा जो है ये मेरा है, लेकिन जो फ्रांस उसके दावेदारी लेकर जो है खुला विरोध कर दिया। और इस प्रकार जो है प्रसा के संदर्भ में एक जो है लिखित क्या माना, तो अपना वादा मांगा। मुँह से जो है यहाँ पर जो बोला गया था वो नहीं, यहाँ पर क्या किया, रिटेन फॉर्मेट में जो है उसको वादा को लिखवाया। फिर देखेंगे, बिस्मार्क ने इस बात पर तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जो है जारी कर दिया। और यही बात को लेकर जो है
बिस्मार्क क्या किया, तोड़ मरोड़ कर जैसे मन वैसे जो है तोड़ मरोड़ कर क्या किया, न्यूज के सामने जो है, प्रेस के सामने जो है यहाँ पर क्या कर दिया, उस बात को जारी कर दिया। फलस्वरूप देखेंगे जर्मनी राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया था। इसे जो है चीड़ पकड़ जो है 19 जून 1870 में फ्रांस के नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध करने की घोषणा कर दी। और यही कारण जो था यहाँ पर क्या कर दिया, तो बिस्मार्क अपना जो है तोड़ मरोड़ कर न्यूज जारी कर दिया, प्रेस को बोला इसको जारी करो। फलस्वरूप देखेंगे तो जर्मनी के राष्ट्रवादी का जो है विरोध करना, खुल के विरोध यहाँ पर किया। इसी से जो है गुस्सा होकर चिढ़कर जो है 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक जो नेपोलियन थे, ये जो है प्रसा के खिलाफ कर युद्ध करने की घोषणा कर दी। और यही कारण जो है सेडान की लड़ाई हुई। तो जो फ्रांसीसी थे वहाँ पर इसका जो है बुरी तरह से जबरदस्त तरीके से हार हो गया। फिर देखेंगे तदुपरांत 10 जून 1871 में जो है फ्रेंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्र के बीच शक्ति स्थापित हो गई। और उसके बाद जो है 10 मई जो है 1871 ईस्वी में जो है फ्रेंकफर्ट की संधि हुई, जिससे जो है दोनों जो राज्य थे, दोनों जो राष्ट्र, इसके बीच जो है शांति जो स्थापित हो गया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, फ्रेंकफर्ट की संधि कब हुई थी, आप सभी को याद रखना है, 10 मई 1871 ईस्वी। आगे देखेंगे इस प्रकार जो है सेडान के युद्ध में एक महाशक्ति का पतन पर जो है दूसरी महाशक्ति का जर्मनी का क्या हो गया, यहाँ पर उदय हो गया। जर्मनी 1871 तक जो एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र का स्थान। आगे देखेंगे इस प्रकार राष्ट्रवाद ने सिर्फ दो बड़े राज्य का जो उदय कर एक सुनिश्चित नहीं किया था, बल्कि जो अन्य यूरोपीय राष्ट्र भी इसके कारण जो है राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गया। यही जो है लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना हो गया। इसी कारण देखेंगे तो यहाँ पर जो राष्ट्र में दो बड़े राज्य का उदय हो गया, सुनिश्चित कर गया। लेकिन यूरोपीय जो भी राष्ट्र इसके कारण देखेंगे तो पूरे जो है यूरोपीय क्षेत्र में जो भी राज्य था सभी के अंदर जो उथल पुथल होना स्टार्ट हो गया। वस्तुतः इसके मूल राष्ट्रीयता की भावना को एवं लोकतांत्रिक विचारों का यहाँ पर धीरे धीरे क्या होने लगा, तो उदय होने लगा। उस क्षेत्र में देखेंगे और कौन कौन सा राज्य था, तो हंगरी हो गया, बोहेमिया तथा यूनानी के स्वतंत्रता आंदोलन इस राष्ट्र का परिणाम भी था। और वहीं पर जो जर्मनी में ऐसा हुआ तो उसके साइड में जो यूरोप के और भी अन्य राज्य था, जैसे देख लीजिए हंगरी था, बोहेमिया तथा यूनान में भी जो है इस तरह के क्या हो गया, लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना का उजागर होने लगा। राष्ट्रवाद का जो है परिणाम इस सभी राज्य में भी देखने को मिला है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑटोमन साम्राज्य के पतन कहानी को अंत रूप में दिलाया। और इसी कारण जो है इसी प्रभाव से जो है वहाँ के जो शासक थे, साम्राज्य थे, ऑटोमन के साम्राज्य का भी वहाँ पर पतन कहानी जो है अंतिम रूप में चल गया था। बाल्कन क्षेत्र में जो है राष्ट्रवाद के प्रसार से स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दे दिया। और यहीं पर जो सभी जो है बाल्कन क्षेत्र जो वहाँ पर था उसमें जो राष्ट्रवादी का प्रसार कर लिया। वहाँ पर जो स्लाव जाति था एक जगह सभी जो है संगठित होकर एक जगह जो एक ग्रुप में सभी होकर जो है सर्बिया को क्या कर दिया, यहाँ पर जन्म दे। देख सकते हैं वहां तक जो हमारा किस प्रकार जो है जर्मनी का भी एकीकरण हो गया। तो जर्मनी का एकीकरण कब हो गया पूरी तरह से, तो 1871 ईस्वी। और इटली का भी इसी समय। तो आप सभी यहाँ पर देख चुके हैं जर्मनी और इटली का। और बाकी वहां पर देखेंगे और जो इस तरह दो जो राज्य था, बड़े बड़े राज्य था, छोटे छोटे टुकड़े में बटा था, इसके प्रभाव के कारण यूरोप में और कई अन्य छोटे छोटे इस तरह राज्य थे। तो आप देखने वाले हैं यूनान में जो है किस तरह यहाँ पर होने वाला है उदय, उसका यूनान का किस प्रकार उदय हो गया। तो देखेंगे इस संदर्भ में यूनानी राष्ट्रवादी आंदोलन को देखा जा रहा था। यूनान का एक अपना गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण उसे पश्चात का मुख्य स्रोत माना जाता है। यूनानी सभ्यता की साहित्य, प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र में जो उपलब्धियां यूनान के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। और यहाँ पर आप समझेंगे यूनान जो एक ऐसा राज था, इसके अपने आप में जो यह कैसा राज था, तो यहाँ पर गौरवमय राज यानी अतीत होता रहा। यूनान सभ्यता जो है प्रगति, विचार हो गया, यहाँ के दर्शन हो गया, कला हो गया, इन सभी के क्षेत्र में जो यूनान बहुत बड़ी जो है उपलब्धियां इनको प्राप्त था। पूरा जागरण के काल से इसे जो है प्रेरणा लेकर जो है पश्चात देशों ने अपनी तरक्की शुरू की। और इसी जो पूरा जब जागरण हुआ था उसी के काल से जो है जो भी वहाँ के जो देश थे सभी जो है इन देशों से लेकर जो है अपनी जो है वहाँ की तरक्की करना शुरू कर दिया था। परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की के साम्राज्य के अधीन था। बाकी आप सभी देखेंगे यूनान अपने आप में जो है बहुत बड़ा जो है गौरवमय अतीत इसका रहा है। इस राज से देखकर जो है सभी जो भी राज थे इनसे जो है जो भी हुआ इनसे सीखा और जो आगे बढ़ने की कोशिश किया। इसके बावजूद भी इनका इतने चीज होने के बाद भी जो है यह यूनान जो है तुर्की के साम्राज्य में इसके अंतर्गत था। आगे देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के से यूनानी राष्ट्रीयता की भावना का लहर जाग गई, क्योंकि देखेंगे धर्म, जाति और जो संस्कृति के आधार पर इसकी पहचान एक थी। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे जब जो वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति हुआ यूनानियों में जो राष्ट्रवादी की भावना की लहर जो जाग चुका था, सभी में देखेंगे धर्म, जाति को लेकर, संस्कृति के आधार पर जो है इनकी पहचान अलग थी। फलतः तुर्की शासन ने स्वयं को अलग करने के लिए जो आंदोलन चलाने जाने लगे। और यहाँ पर जो तुर्की जो शासन थे ये जो है स्वयं को अलग करने के लिए जो वहाँ पर क्या करने लगे, तो ये भी जो अपना आंदोलन करने लगे। इसके लिए
हेतेरिया फिलाक नामक जो है संस्था की स्थापना की ओडिशा नामक स्थान पर जो है की। और यहाँ पर जो हमारा जो तुर्की था ये भी चाहता था हम अलग रह अपना बने स्वतंत्र रहे, तो इसके लिए उन्होंने जो है हेतेरिया फिलाक नामक जो एक संस्था का स्थापना किया, जो कि उस संस्था की जगह पर था तो ओडिशा नामक स्थान पर था। तो आप सभी देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप सभी जरूर याद रखिएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य था तुर्की के शासन को ईरान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना चाहता। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है किस लिए इस संस्था की स्थापना किया गया था, तो यहाँ पर देखेंगे इसका एक ही उद्देश्य था, जो यूनान था तुर्की के जो शासन में था इसे जो निष्कासित करके उसको जो स्वतंत्र अपना बनाना चाहता था। क्रांति के नेतृत्व में यूनान के जो है शक्तिशाली मध्य वर्ग का भी उदय हो गया, और इसी क्रांति में जो देखेंगे तो यूनान के जो भी शक्तिशाली मध्यम वर्ग जो था मिडिल वर्ग, इसका भी यहाँ से उदय होने लगा। आगे देखेंगे यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए जो है प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था। और यूनान देखेंगे तो पूरे यूरोप वासी जो भी यूरोप के अंदर जो भी देश आता है सभी के लिए देखेंगे तो प्रेरणा का स्रोत रहा है, सम्मान का जो है पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए जो है समाप्त यूरोप जो है समस्त यूरोप नागरिक अपनी सरकार की जो है तटस्थता के बावजूद भी उद्यम थे, और जिसके कारण जो है स्वतंत्रता के लिए यूरोप के जो भी नागरिक थे सरकार की जो है तटस्थता के लिए जो है बावजूद वहाँ पर जो उद्यम थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बयान ने यूनान की स्वतंत्रता के लिए यूनान में एक शहीद हो गए। और यहाँ इंग्लैंड के जो एक बहुत ही महान कवि बोल सकते हैं, उसका नाम क्या है तो लॉर्ड बयारन, जो कि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए जो अपने आप को क्या कर दिए वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। इसके जो है यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। इधर रूस भी अपनी जो है साम्राज्य महत्वाकांक्षी तथा धार्मिक एकता के यूनान में स्वतंत्रता का पक्षधर था। और इस साइड देखेंगे तो वहाँ पर क्या हो गया, जो महान कवि थे इनका जो है उसी में शहीद हो गया। यूनान भी स्वतंत्रता से जो है पूरे यूरोप में जो है सहानुभूति से एम्पैथी का क्या हो गया तो लहर पूरे साइड दौड़ गया। इधर देखेंगे तो रूस भी जो है अपना साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी तथा धार्मिक एकता के लिए जो है गया तो इसके पक्ष में चल गया। यूनान में विस्फोटक स्थिति तब और बन गई जब जो है तुर्की शासन द्वारा जो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों की जो है बुरी तरह कुचलना शुरू कर दिया। 1821 में अलेक्जेंडर चिफसिलैंटी के जो है नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। और यहाँ पर आप समझेंगे यूनान में जो विस्फोटक जब स्थिति वहाँ पर बन गया तब जो यहाँ पर देखेंगे जो भी तुर्की के शासक थे यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में जो लोगों के संगलन जो थे लोग तो उन्हें जो बुरी तरह जो है बहुत तरी में जो है बुरी तरह उसको जो है कुचलना स्टार्ट कर दिया। 1821 में देखेंगे तो अलेक्जेंडर जो है चिफसिलैंटी ने के द्वारा जो है यूनान के नेतृत्व में यूनान का विद्रोह भी यहाँ से भी क्या होने लगा तो यूनान में शुरू हो गया। आप सभी को याद रखना है जो है कब यूनान में विद्रोह शुरू हो गया था 1861 ईस्वी में, किसके नेतृत्व में तो आप सभी याद रखें अलेक्जेंडर चिफसिलैंटी। आगे देखने वाला है यहाँ पर रूस का जो है जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासन मेटरनिक के दबाव के कारण खुलकर जो है सामने नहीं आ पा रहा था। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे जार जो अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से जो है यूनानी की राष्ट्रीयता के पक्ष में था, परंतु देखेंगे ऑस्ट्रिया के प्रतिकारी उसके जो दबाव के कारण जो शासक जो मेटरनिक के दबाव के कारण जो यहाँ पर क्या कर रहा था तो उसके खुल के सामने नहीं आ रहा था। जब नया एक जार निकोलस आया तो उसे खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। बाद में जो यहाँ पर जार निकोलस अगला जो बन के आया वहाँ पर तो उन्होंने क्या किया यूनान के जो भी लोग थे उसके लिए जो है खुलकर जो उनका समर्थन किया। अप्रैल 1826 में ग्रेटन ब्रिटेन के रूस में जो है समझौता हुआ और वे जो है तुर्की यूनान विवाद के मध्यस्थता करेंगे। और आगे देखेंगे अप्रैल जो 1826 ईस्वी में ब्रिटेन और रूस के बीच क्या हुआ एक समझौता हुआ, जिसमें जो है तुर्की और यूनान विवाद में जो है इसके दोनों के बीच में क्या कहा मध्य में रहने के लिए मिडिल में रहने के लिए फ्रांस का राजा चार्ल्स एक्स यूनानी स्वतंत्रता की दिलचस्पी लेने लगा। और जो फ्रांस का जो राजा था 10वां उन्होंने क्या किया यूनानी की जो स्वतंत्रता था इसके लिए दिलचस्पी लेने लगा। 1827 में लंदन का एक सम्मेलन हुआ जिसमें जो है इंग्लैंड फ्रांस तथा रूस मिलकर जो है तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया था। और यहाँ पर जो है 1870 ईस्वी में जो एक सम्मेलन किया गया जो कि 1827 ईस्वी में इंग्लैंड में एक सम्मेलन किया गया, जिसमें देखेंगे तो इंग्लैंड भी शामिल था, फ्रांस भी शामिल था और रूस मिलकर जो है दोनों मिलकर जो है तीनों राज्य मिलकर जो है तुर्की के खिलाफ जो है यूनान के समर्थन में जो है संयुक्त कार्रवाई करने का क्या किया था तो यहाँ पर निर्णय लिया था। इस प्रकार देखेंगे तीनों देश की जो है संयुक्त सेना नवरानियों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्रित हो गया। इस प्रकार तीनों जो देश संयुक्त होकर जो है सेना नवरीनों की खाड़ी में क्या हो गया तो एक साथ जो है तुर्की के खिलाफ में एकत्रित हो गया।
तुर्की के समर्थ में सिर्फ मिस्र की सेना आई थी और युद्ध में मिस्र के और तुर्की बुरी तरह जो है पराजित हो गया। आगे देखेंगे, अंततः 1829 में एरेडियानोपुल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता को यूनान स्वतंत्रता देने की बात तय होगी। और यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे 1829 ईस्वी में जो है एक संधि हुआ, उन संधि का क्या नाम था, तो एरेडियानोपुल की संधि हुई, जिसके तहत यहाँ पर यह बताया गया तुर्की के जो भी नाम मात्र की जो यहाँ पर संपूर्णता हो गया, उसका जो यहाँ पर राज्य करने की जो यूनान में स्वतंत्रता देने की क्या कर दिया गया था, तो तय कर दिया गया था। परंतु देखेंगे यूनान राष्ट्रवादी ने संधि की बातों पर मानने से क्या कर दिया यहाँ पर, तो इनकार कर दिया। परंतु जो यहाँ पर यूनानी जो राष्ट्रवादी थे इस संधि को लेकर क्या कर दिया, तो बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस की भी यूनान के रूप में जो है प्रभाव को अपेक्षा और इसे स्वतंत्र रूप देश बनाना चाहता था। यहाँ पर उस साइड दूसरी तरफ देखेंगे तो इंग्लैंड जो फ्रांस था, दोनों मिलकर जो है यहाँ पर क्या बनाना चाहता, तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता था। फलतः देखेंगे 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। वलेरिया के शासक ऑटो का जो है स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया गया। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे इस तरह देखेंगे, इसका 1832 ईस्वी में यूनान के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में क्या कर दिया गया था, तो घोषित कर दिया गया। और बवेरिया के जो शासक थे ऑटो, इसको स्वतंत्र रूप से जो है वहाँ के राजा घोषित कर दिया। इस तरह जो है यूनान पर जो है रूस का प्रभाव यहाँ पर क्या तो जाता रहा। यहाँ पर हम सभी देख चुके हैं यूनान का जो है किस प्रकार यहाँ पर उदय हुआ। अब यहाँ पर हम सभी देखने वाले हैं हंगरी का यहाँ पर किस प्रकार उदय हुआ। राष्ट्रवादी भावना के प्रसार के रूप में हंगरी भी एक नजर आता है। हंगरी पर जो है ऑस्ट्रिया का संपूर्ण प्रभुत्व था। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ की जो है राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा हंगरी पर पूर्ण रूप से किसका प्रभुत्व था, तो आप सभी याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का। जब जो वहां पर 1848 की क्रांति हुई, इसी प्रभाव से यहाँ पर जो भी हंगरी के लोग थे, इन सभी लोगों के अंदर भी जो है आंदोलन करने की शुरुआत हो गई। जहां आंदोलन का नेतृत्व जो है कोथुत तरह जो फ्रांसिस डिक नामक जो है क्रांतिकारी द्वारा किया जा रहा था। कौसुथ जो है लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसे वर्गहीन समाज, क्लासलेस सोसाइटी की अपने जो है विचारों की जो है जनता को तक पहुंचाना शुरू किया। और यहाँ पर आप सभी चाहेंगे उस आंदोलन के दौरान जो है दो व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। पहला देखेंगे तो कौसुथ तथा दूसरा देखेंगे फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी जो है इन दोनों जगहों पर नेतृत्व कर रहा था। देखेंगे कौसुथ जो था कैसा था, तो लोकतांत्रिक विचारों का इन्होंने जो समर्थन किया, उसने जो वर्गहीन समाज इनके तरफ से अपना विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया। जिस प्रकार जो है प्रतिबंध लगाया गया कि फ्रांस में लुई फिलिप के पतन पर का जो है हंगरी राष्ट्रवादी आंदोलन का विशेष प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी जो वहाँ के जो शासक पहले कौन थे, तो लुई फिलिप। इसके पतन के बाद जो हंगरी में जो यहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहा, इसका विशेष प्रभाव पड़ा। कौसुथ देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया अधिपाय का विरोध करना शुरू कर दिया था, व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। और यहाँ पर देखेंगे तो कौसुथ जो था अस्थायी जो अधिपाय हो रहा था इसके विरोध करना स्टार्ट कर दिया तथा व्यवस्था के बदलाव को लेकर जो यहाँ पर मांग उठने लगा। लगातार जो अभियान चलते रहा, प्रोटेस्ट होते रहा। इस प्रभाव देखेंगे तो हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देश के जनता पर पड़ गया। और यह जो प्रभाव पड़ा तो यहाँ पर जो हमारा ऑस्ट्रिया था इस पर तो पड़ा ही पड़ा, साथ में हंगरी पर भी दोनों वहाँ के जो जनता लोग थे उस पर भी पड़ना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण यहाँ के राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गया। और जिसके तहत जो यहाँ पर दोनों राज थे, इन दोनों के तरफ जो भी जनता थे इस तभी जो है अपना आंदोलन करना शुरू हो गया। अंततः देखेंगे 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी को कई बातों मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्रिमंडल परिषद की मांग स्वीकार कर ली गई। और जिसके कारण जो है यहाँ पर स्वतंत्र जो मंत्रिमंडल जो परिषद की यहाँ पर क्या कर लिया गया, तो मांग को स्वीकार कर लिया गया। इसमें केवल हंगरी के सदस्य सम्मिलित किए गए थे और प्रेस को स्वतंत्रता दे देगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की जाए। और यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर केवल हंगरी के सदस्य यहाँ पर इस जगह पर क्या था, तो शामिल था। और साथ ही में जो भी मीडिया था, प्रेस था, स्वतंत्रता दी गई थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो है अपना स्थापित कर दे, पूरी जो है न्यूज फैला दिया जाए। स्वतंत्र समानती प्रथा समाप्त कर दिया गया तथा जो है प्रतिनिधि सभा डाइट की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार कर ली गई। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे समानती व्यवस्था क्या होता है, तो मान लीजिए बहुत बड़ा जमींदार हुआ, उसके नीचे ये जमींदार हुआ, इसके नीचे जो छोटा छोटा जमींदार हुआ, इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, वहाँ पर समाप्त कर दिया गया तथा प्रतिनिधि सभा में जो डाइट की सभा प्रतिवर्ष वहाँ पर जो बैठाना स्टार्ट कर दिया गया। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट। आप सभी को यहाँ पर जो है बुलाकर जो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पर क्या होने लगा, तो बैठक होने लगा और स्वीकार भी कर लिया गया। इस प्रकार जो आंदोलन ने हंगरी की राष्ट्रीयता अस्मिता का प्रदान कर दिया।
यहाँ पर और समझने वाला है उस समय जो है और किस किस राज्य का इस तरह जो यहाँ पर प्रभाव देखने को मिला। तो पोलैंड पर भी पड़ा, पोलैंड में ही राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध में विरोध शुरू कर दिया। और देखेंगे पोलैंड में जो है किसका वहाँ उस समय जो है शासन कर रहा था, तो रूसी जो शासक था उस समय जो है यहाँ पर क्या कर रहा था, तो उसके अंदर जो है ये था। तो यहाँ पर जो वहाँ के जो पोलैंड के जो भी जनता लोग थे सभी जो है अपना क्या करने लगा, तो राष्ट्रवादी विद्रोह शुरू कर दिया। 1830 की क्रांति का प्रभाव यहाँ जो है उदारवादियों पर व्यापक रूप से पड़ा, परंतु इन्हें जो है इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल पाई। और बाकी जो है बाद में जो है पोलैंड को जो है इन 1800 जब 30 की क्रांति हुई तो प्रभाव के कारण जो वहाँ पर उदारवादियों का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में पड़ गया, परंतु जो है यहाँ पर इंग्लैंड तथा फ्रांस की जो है सहायता इस पोलैंड को बिल्कुल नहीं मिला। अंततः इस रूप में जो है रूस में पोलैंड का विद्रोह कुचल दिया गया और लास्ट में जाके जो है यहाँ पर स्टार्ट तो हुआ पोलैंड में, लेकिन जो है इसको कुचल दिया गया, विद्रोह को जो है कुचल दिया गया। आगे देखेंगे बहमिया भी एक जो है राज्य था, इसके अंदर देखेंगे क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो देखेंगे बहमिया जो कि अस्थायी शासन के अंतर्गत आता था, में भी हंगरी का घटनाक्रम प्रभाव पड़ा था। बहमिया की बहुसंख्या चौक जाति का स्वायत्त शासन की मांग और स्वीकार कर दिया गया था, परंतु देखें आंदोलन जो हिंसात्मक रूप से धारण कर लिया। बाकी आप सभी यहाँ पर समझेंगे हंगरी के घटनाक्रम का ये भी जो प्रभाव था। हंगरी में जिस तरह देखा वहाँ पर अभी छोटा राज्य इस तरह हो गया, तो ये बहमिया भी अपना जो है क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। बहमिया की बहुत संख्या देखेंगे तो यहाँ पर जो देखेंगे बहुत संख्या का मतलब क्या, जिस जाति की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखेंगे चेक जाति का जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा दबदबा था, तो प्रशासन की मांग को स्वीकार कर लिया गया, परंतु देखेंगे तो आंदोलन ने जो हिंसात्मक रूप से धारण कर लिया। यह जो आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो क्या हुआ, आंदोलन का जो है हिंसात्मक रूप से कर लिया धारण, जिसके कारण जो ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो है क्रांतिकारी का जो है शक्ति से दमन कर दिया गया और इस प्रकार बहमिया में होने वाली क्रांति आंदोलन को उपलब्धियां ना रह सकी। और यही कारण जो देखेंगे बाद में ऑस्ट्रेलिया जो क्रांतिकारी जो शक्ति दमन था उसको क्या कर दिया गया, तो रोक दे दिया गया। इस प्रकार जो है बहमिया भी जो ऊपर उठने की कोशिश किया, परंतु जो इसका जो है इसको भी अस्थायी कर दिया और वहीं पर रोक दिया गया। तो आप देखेंगे यूरोप में जो है इसका जो है क्या जो परिणाम क्या आया, इसका जो रिजल्ट क्या है, इस सभी करने के बाद तो देखेंगे यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास से फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हो, जो कि मूर्त रूप से जो यूरोपीय राज्य के एकीकरण के रूप में मायने सामने आया। और यहाँ पर देखेंगे इसका परिणाम क्या हुआ, तो यूरोप में जो भी राष्ट्रीयता की भावना को लेकर, अपने देश के प्रति भावना को लेकर जब जो वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, इसी समय से स्टार्ट हो गया, जो कि मूर्त रूप से जो है यूरोपीय राज्य के एकीकरण के रूप में सामने आया। आगे देखेंगे फलस्वरूप कई बड़े राज्य एवं जो है छोटे राष्ट्र का उदय हुआ। इस परिणाम के कारण देखेंगे यह जो घटना के कारण सभी लोगों के अंदर जो अपने प्रति जो है देश के प्रति जो राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुआ, तो इससे देखेंगे कई जो छोटे छोटे राज्य था जो कि किसी बड़े राज्य में विलय था, उसका क्या हो गया, तो यहाँ पर उदय हो गया। आगे देखेंगे राष्ट्रवादी प्रवृत्ति से नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरांत तथा संकीर्ण राष्ट्रवादी के रूप में उभर कर सामने आया। और यहाँ पर 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी जो नकारात्मक पक्ष था, इसका अंतिम रूप से क्या हो गया, संकीर्ण रूप में जो है सामने उभर कर आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। और बाद में चलकर जो है इस तरह जब वहाँ पर आंदोलन हुआ, तो यहाँ पर जो भी प्रत्येक राष्ट्र की जो भी जनता था सभी को अब कैसा लगने लगा, तो यहाँ के जो शासन था यहाँ पर क्या होने लगे, तो अपने देश के प्रति जो है राष्ट्र की सब हो गया। इसके लिए वो जो है किसी हद तक जाने के लिए जो है जाने के लिए तैयार था। और इस तरह वहाँ पर सभी लोगों को समझ में आ चुका है, जब हम एक साथ एकजुट रहेंगे तभी ऐसा होगा। तो यहाँ पर जो भी जनता लोग थे सभी जो है अब जो है किसी हद तक जाने को यहाँ पर तैयार था अपने आज़ादी को लेकर। इसके परिणाम स्वरूप बल्कान क्षेत्र में छोटे छोटे राज्य एवं जातीय समूह का यह भावना पकड़ने लगी कि दूसरी तरफ यूरोपीय राज्य जैसे देखेंगे यथा जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवादी की भावना इतनी बढ़ चुकी थी, तो देखेंगे उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का जो है प्रादुर्भाव होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप देखेंगे तो एक जो क्षेत्र हमारा बाल्कन क्षेत्र था, जो कि छोटे छोटे राज्य एवं जातों के समूह में जो क्या था, तो पकड़ा हुआ था, उसके अंदर भावना पकड़ी हुई थी। दूसरी तरफ देखेंगे तो जो भी बड़े बड़े यूरोपीय राज्य थे, जैसे देखेंगे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन सभी राष्ट्रों के में जो है अपनी राष्ट्रवादी की भावना जो है इतने ज़्यादा बढ़ने लगी। हालांकि इन साम्राज्य की प्रवृत्ति के लिए यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति इतनी जिम्मेवार थी जितना अन्य कारण था। और यहाँ पर देखेंगे तो इन सभी राज्यों को लेकर जो है हालांकि समाजवादी जो प्रवृत्ति था, इसे यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति में इतनी ज़्यादा जिम्मेवार थी जितना इनका कारण था। इतना जो है प्रवृत्ति के सर्वप्रथम एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में अपना निशाना बनाया और यूरोपीय देशों में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। और यही जो कारण था, प्रवृत्ति था, सर्वप्रथम जो एशियाई एवं अफ्रीकी जो देश था अपना निशाना बना लिया, जहाँ से यूरोपीय देश ने जो अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। उपनिवेश वही होता है जो बड़े राज्य जो है छोटे राज्य पर अपना आक्रमण करके जो हथियार लेता है उसी को उपनिवेश बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होने लगा, शोषण होने लगा। औद्योगिक क्रांति जो आधारशिला टिकी थी इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण। ऑटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरी बाल्कन क्षेत्र युद्ध का जो है अखाड़ा बन गया।
आगे देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवादी का इसका जो प्रादुर्भाव यूरोप का ही नहीं वरन पूरे विश्व के जागरूकता बन गया, जिसके कारण अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेश में विदेश की सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीय की लहर उपज चुकी। और यही कारण जो यहाँ पर यूरोप में जो जो हुआ देश सब के अंदर हुआ, बाकी जो पूरे यहाँ पर हम सभी देखेंगे तो पूरे राष्ट्रवादी के भावना रूप जो भी हमारा एशियाई हो गया, हमारा जो अफ्रीकी जो भी राज्य है एशिया में, जो बड़े देश छोटे देश पर जो आक्रमण किया था, इसको लेकर जो है जो भी विदेश की सत्ता से सभी जो है इसके खिलाफ में आ चुका था। बहुत बड़े अधिक मात्रा में जो है सभी देश अब चाहता था हम अपने आप में स्वतंत्र हो और आज़ादी हो, तो पूरे जो है लहर दौड़ चुका था। पूरे बोल सकते हैं विश्व लेवल पर जो भी बड़े बड़े राज्य जो अटैक किया था छोटे राज्य को, इस तरह इसके परिक्षेप में जो भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचना शुरू हो चुका था। और मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं जो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया। और यही कारण देखेंगे तो इसका परिक्षेप देखेंगे तो भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद का संदेश पहुंच चुका था। यूरोप में ऐसा ऐसा हो रहा है तो भारत में भी जो है संदेश पहुंच चुका था। मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान, ये स्वयं जो है 1789 की फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ था इससे जो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रभावित हो गया। एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी आता तो आप सभी याद रखेंगे मैसूर के शासक कौन थे, तो टीपू सुल्तान। आप सभी याद रखेंगे फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 ईस्वी में। इसी प्रभाव से देखेंगे तो जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई गई, इस स्वयं का सदस्य बन चुका था। कहा भी जाता है कि सिंगारपट्टनम भी स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष में लगाया गया। और यहाँ पर देखेंगे तो इसी प्रभाव के कारण जो टीपू सुल्तान थे जैकोबिन नामक जो है क्लब की स्थापना कर लिया था, इसका सदस्य जो है स्वयं पहले ही बन चुका था। और दूसरी तरफ देखेंगे तो इसमें जो है सिंगारपट्टनम नामक की जो स्वतंत्रता प्रतीक का एक यहाँ पर क्या कर दिया गया, तो स्वतंत्र फ्रीडम के लिए जो है वृक्ष के भी लगा लिया। दूसरी तरफ देखेंगे 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं ने भी जो भारत के राष्ट्रीय चेतना का जागरण शुरू हो गया। और दूसरी तरफ देखेंगे तो 19वीं शताब्दी में जो चलने वाले जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन वहाँ के जो नेता कर रहे थे, इसके अंदर भी जो राष्ट्रीय चेतना क्या हुआ, जागना शुरू हो गया। उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय जो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटना से काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं। और यहाँ पर बताया जाता है उदाहरण स्वरूप एक जो बहुत बड़े राजा थे उस समय, राजा राम मोहन राय स्वयं जो है अंतर्राष्ट्रीय घटना से जो है काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हुए उन्हें जो स्वतंत्रता जनवाद एवं राष्ट्रीय संबंधित अपने विचारों के कारण ही 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति का विफलता कर काफ़ी दुखी प्रकट किया एवं 1823 ईस्वी में जो स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर जो उत्सव भोज करवाए। और यहाँ पर अभी समझेंगे बहुत बड़े जो राजा थे राजा राम मोहन राय, ये जो घटना हुआ था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पूरे विश्व लेवल पर, इस घटना से काफ़ी ज़्यादा जो अपना भी रुचि उससे लेने लगा। उन्होंने जो है स्वतंत्रता जनवाद एवं राष्ट्रीय संबंधित अपने विचारों से जो है 1821 ईस्वी में जो नेपल्स की क्रांति हुई, इसमें जो विफलता हुई, इसकी जो पराजय हुआ, इससे जो है इसको काफ़ी ज़्यादा दुख प्रकट हुआ। 1823 ईस्वी में जो स्पेनिश स्वतंत्र अलग हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो सफलता के रूप में पूरे उत्सव रूप में जो है भोज का आयोजन कर दिया। कालांतर में देखेंगे तो भारत में 1857 की क्रांति का राष्ट्रीयता का तत्व भी नजर आने लगा। उधर देखेंगे तो पूरे विश्व लेवल पर भी हो रहा था। और 1823 ईस्वी में इधर स्पेनिश में जब स्वतंत्रता हुआ तो ये जो अपना भोज कर दिया। और इधर देखेंगे कालांतर में भारत में भी जब उस समय 1857 की क्रांति का भी इस प्रकार जो है हमारे देश के ऊपर इंग्लैंड का जो क्या हो रहा था शासन था, लगभग 200 साल शासन किया। तो इसी समय देखेंगे तो 1857 में जो है यहाँ पर ये भी जो है आंदोलन स्टार्ट हो गया था। आगे देखेंगे इसी प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना प्रथमतः यूरोप एवं अंततः पूरे विश्व में प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव आया और साथ ही साथ जो उपनिवेश भी स्वतंत्र हुई। यही कारण देखेंगे यूरोप में जो जन्मी जो ये हमारा जन्म हुआ था राष्ट्रीयवाद की भावना, तो क्या हो गया इसी तरह जो है पूरे यूरोप में हो गया। इस तरह अंततः जो है पूरे विश्व में भी इस घटना के कारण सभी लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगे, जिसके फलस्वरूप पूरे विश्व भर में ऐसा हुआ और राजनीतिक मानचित्र में जो है एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इसमें देखेंगे जो भी छोटे छोटे राज्य पर जो उपनिवेश कर रहे थे इनका भी जो क्या हुआ, छोटे छोटे राज्य का यहाँ पर स्वतंत्र हुआ। तो देखेंगे ये चैप्टर हमारा जो यहीं पर कंप्लीट होता है। आप सभी को अच्छे से यह चैप्टर समझ में आया होगा। आप सभी जो है वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बने, चाहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, आई होप आप सभी से बन जाना चाहिए। इसके हम अगले वीडियो में यहाँ के इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों एक ही वीडियो में करवा देंगे। जय हिंद।